हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आए हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन। जी हां, ये जो मॉडल पेपर है ये पूरा संभावित प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न आएंगे। इसलिए आप जितने भी मैं मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ आपकी बोर्ड परीक्षा तक जो आपको एग्ज़ाम है उस दिन तक हम मॉडल पेपर देंगे। पूरे संभावित और 100% आने वाले प्रश्न हैं, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए जो कि पिछले साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इसकी बात करेंगे पीडीएफ, तो इसका पीडीएफ आप लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। जाके आप एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से जा डाउनलोड कर सकते हैं या फिर skmstudyclasses.com skmstudyclasses.com गूगल पे सर्च करिए, वहाँ पे क्लास 12 मॉडल पेपर में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप जा सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, जाके skmstudyclasses.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पर भी पा जाएंगे। सबसे पहले आपको skmstudyclasses वेबसाइट पे मिल जाएगी क्लास 12 सेक्शन में, ठीक है ना। उसके बाद आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाता है। तो आपका जो जीव विज्ञान का पेपर रहने वाला है यानी बायोलॉजी का, वो टोटल 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय मिलेगा और 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहने वाला है। कितना टाइम मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का और 70 अंक का आपका पूर्णांक रहेगा। जो आपको प्रारंभ में 15 मिनट दिए जाएंगे वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और आपको अच्छी तरीके से सारे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ये नहीं कि आप तुरंत कॉपी पाएँ और प्रश्न पत्र करना शुरू कर दें प्रश्नों को, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है और इसी गलती के कारण आपका जो एग्जामिनर होता है आपके नंबर को कट करता है। क्यों? क्योंकि आपको जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उसको पहले ही चालू कर देंगे। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो आप सबसे पहले उसी प्रश्न को करिए जो कि आपके पेपर में आता रहे और आपका तैयार हो, उन्हीं प्रश्नों को उठाइएगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा आपको करना है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, दिए रहेंगे, ठीक है ना, उसका वो नहीं है। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न रहेगा कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी कि कहेंगे आपका आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या आएगा? बहुविकल्पीय प्रश्न। और ये मैंने 70% सिलेबस पर आधारित जो न्यू पैटर्न है उसी पर ये मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न है, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें पुंकेसर क्या होता है? मादा जननांग होता है, नर जननांग होता है, या फिर मादा और नर जननांग दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आवृतबीजी पौधों में जो पुंकेसर है वह आपका नर जननांग है। क्या होता है? नर जननांग होता है। तो आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर क्या होता है? हमेशा और हमेशा नर जननांग होता है। इसको तैयार कर लीजिए, आप याद कर लीजिए और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बोर्ड एग्जाम में आने वाली संभावित प्रश्न है, बायोलॉजी का जीव विज्ञान का पेपर है। इसका पीडीएफ मिलेगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले आप वीडियो को देखिए। सबसे पहले क्या देखेंगे? आप वीडियो को देखेंगे। वीडियो देखने के बाद आप इसका पीडीएफ पढ़ लेंगे या फिर वेबसाइट पर डायरेक्ट जाके पढ़ लेंगे, आपका टोटल क्या हो जाएगा? आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? जो प्रभाविता है, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने किया था, लेमार्क ने किया था, डी ब्रिज ने किया था, या फिर मेंडल ने किया था? तो प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन जो किए थे मेंडल ने किए थे। इन्होंने 3 नियम दिया था। पहला आपका किसका दिए थे? प्रभाविता का नियम। दूसरा क्या दिए थे? पृथक्करण का नियम। और जो तीसरा दिए थे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल ने कितने नियम दिए थे? आपको सीधा बता देना है कि सर मेंडल ने 3 ही नियम दिया था, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इन्होंने दिया था। क्लियर है?
अगला यहाँ पे प्रश्न है, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पढ़ी। जो जीनी अभियांत्रिकी की नींव है यह किस एंजाइम की खोज से पढ़ी है, उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला क्या मिलेगा, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, डीएनए गायरेज या डीएनए पॉलीमरेज। तो जो जीनी अभियांत्रिकी की नींव है वह आपकी प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस, यह क्या है, एक एंजाइम है। यह क्या है, एक एंजाइम है और इसकी ही खोज से जीनी अभियांत्रिकी की नींव पड़ी है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है। पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है। तो पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर किसकी आवश्यकता होती है, जल की होती है, वायु की होती है, ऊर्जा की होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर किसकी आवश्यकता होती है, तो जो पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है वह आपकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आपके यहाँ पे मैंने 4 ऑब्जेक्टिव यानी कि बायोलॉजी के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। इसका पीडीएफ आप skmstudyclasses.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अंदर दिया है, या फिर आप ज्वाइन करें SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल को। फ्री में पीडीएफ, जी हाँ, फ्री में पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या प्रश्न है, आवर्त चक्र क्या है। मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है किसे कहते हैं। तो आवर्त चक्र होता क्या है, जो कि आपका क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए। तो जो आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम है, आप इसमें टारगेट कीजिए कि हमें 70 में 70 स्कोर करे, ना 70 में 70 आए तो 70 में 65 आप बायोलॉजी में ज़रूर लेके आए। बस आपका यही एक टारगेट होना चाहिए, 70 में 65 बिल्कुल आपका टारगेट होना चाहिए। एक भी प्रश्न आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पूरा पूरा क्या है, तोड़ना है। मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए कि बिल्कुल सर आपके साथ मैं तोड़ूंगा। आवर्त चक्र क्या है, तो महिलाओं के जनन अंग, गर्भाशय तथा फैलोपियन नलिका। महिलाओं के जनन अंग, गर्भाशय तथा फैलोपियन नलिका। प्राथमिक जनन अंग, अंडाशय तथा हार्मोन। महिलाओं के जनन अंग, गर्भाशय याद रखना और फैलोपियन नलिका। प्राथमिक जनन अंग, अंडाशय तथा हार्मोन्स। स्तर में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को ही आवर्त चक्र कहते हैं। तो आवर्त चक्र किसे कहते हैं, याद रखिएगा, महिलाओं के जनन अंग, गर्भाशय तथा फैलोपियन नलिका, प्राथमिक जनन यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स या रिप्रोडक्शन ऑर्गेन्स, अंडाशय तथा हार्मोन्स। स्तर में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त चक्र कहते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, वड़ांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता। जो वड़ांध व्यक्ति होता है, क्या होता है, वड़ांध व्यक्ति, वड़ांधता क्या होती है, जिसमें रंगों का विभेद न कर पाना क्या कहलाता आपका, वड़ांधता कहलाता है। तो वड़ांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता। वड़ांध व्यक्ति प्रोटोन दोष के कारण लाल तथा हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। याद रखना, जो वड़ांध व्यक्ति होते हैं किस दोष के कारण, प्रोटोन दोष के कारण लाल तथा हरे रंग में स्पष्ट भेद नहीं कर पाते। रेलवे में सिग्नल के लिए लाल तथा हरे रंग का उपयोग होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो रेलवे होता है उसमें सिग्नल पाया जाता है। सिग्नल एक आपका लाल होता है और एक क्या होता है, हरा होता है। और जब कोई वड़ांध व्यक्ति है वो लाल और हरे में विभेद उत्पन्न नहीं कर पाएगा, तो जाहिर सी बात है वो क्या रेलवे को अच्छे तरीके से चला लेगा, बिल्कुल नहीं। और रेलवे में कभी भी दुर्घटना घट सकती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को कभी भी ड्राइवर नहीं बनाया जाता। अतः वड़ांध व्यक्तियों को ऐसे क्षेत्र में नियुक्त नहीं
दी जाती जहाँ लाल हरे सिग्नल का उपयोग किया जाता है। तो जहाँ पर लाल हरे सिग्नल का उपयोग किया जाता है वहाँ पर वर्हांध व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि इसमें एक दोष पाया जाता है प्रोटोन दोष, जिसके कारण लाल व हरे रंग में भेद स्पष्ट नहीं कर पाते। अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है? नागफनी के पौधों में पत्तियों कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं? जो नागफनी का पौधा होता है उसमें जो पाई जाती पत्तियाँ वो किस में परिवर्तित हो जाती है? कांटों में। ऐसा क्यों होता है? जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम सन 2019 के पेपर में पूछा गया था। तो नागफनी के पौधों में पत्तियों कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं? तो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। याद रखना, क्या लिखेंगे? वाष्प उत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए नागफनी के पौधों में पत्तियों कांटों में या पत्तियां जो होती हैं कांटों में क्या हो जाती हैं? परिवर्तित हो जाती हैं। क्लियर है इतना? अगला यहाँ पे प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? इसका उपयोग बताइए। जो कि आपके बोर्ड एग्जाम सन 2019 में पूछा गया है और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैंने आपको 60 टॉपिक दिया था करने के लिए, और यदि आप उस जो 60 टॉपिक दिया था उसमें देखेंगे तो यह भी मेंशन था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, इसको आप तैयार कर लीजिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला आपको तैयार करना है, ठीक है ना? चलिए, तो उत्तर क्या लिखेंगे यहाँ पे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग, याद रखना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ही क्या कहते हैं? डीएनए टाइपिंग या अनुवांशिकी फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। क्या लिखेंगे? याद रखना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग या अनुवांशिकी फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। इसमें मनुष्य के डीएनए के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। इतना आपको समझ आए? आपको सीधा बता देना है कि देखिए, आपको हमेशा और हमेशा किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के लिखना है। क्या लिखना है? बढ़ा चढ़ा के लिखना है। जब किसी चीज़ को आप बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको ज़्यादा ज़्यादा मैटर मिलेंगे लिखने के लिए यूपी बोर्ड में, और अच्छा आप नंबर गेन कर पाएंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग या अनुवांशिकी फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। इसमें मनुष्य के डीएनए के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। डीएनए की खोज किसने किया था, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बारे में बताया क्या किसने था? तो इसे सर्वप्रथम 1984 ईस्वी में एलेक्स जेफरी ने बताया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में किसने बताया था? तो आपको सीधा बता देना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सन 1984 ईस्वी में एलेक्स जेफरी ने बताया था। क्लियर है? अगला है यहाँ पे पॉइंट, देखिए मैंने पॉइंट पॉइंट करके लिखा है ताकि आपको क्या हो जाए, अच्छे से याद हो जाए और आप भूले नहीं। अगर आप भूलेंगे नहीं तो आप पेपर में छाप के आएंगे। क्या आएंगे? पेपर में छाप के आएंगे। डीएनए का 99.9% भाग सभी जीवों में समान तथा 0.1% भाग सभी प्राणियों में भिन्न भिन्न होता है। यानी कि जो डीएनए का लगभग 99.9% भाग होता है, यह सभी जीवों में क्या पाया जाता है? समान पाया जाता है। लेकिन जो 1% भाग होता है, 0.1%, सोचिए कितना कम है, वो क्या होता है? सभी प्राणियों में भिन्न भिन्न होता है। एक युग्मनज जुड़वा बच्चों में डीएनए पूर्ण रूप से समान होता है। अगर कोई जुड़वा बच्चा है यदि वो किसी की हत्या कर देता है, तो याद रखना, ये एज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो कभी भी जुड़वा बच्चे में से पहचाना नहीं जा सकता है कि हत्या किसने की, पहला बच्चा की या फिर दूसरा वाला बच्चा किया, क्योंकि उसमें डीएनए क्या होता है? पूर्ण रूप से समान होता है। जो 0.1% है यह भी नहीं होता, यानी कि 100% क्या होता है? समान होता है, सेम होता है। इस तकनीकी में कुछ विशेष जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, जिन्हें पुनरावृत्ति कहते हैं। इन्हीं की उपस्थिति के कारण दो व्यक्तियों के डीएनए में तुलना की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए रुधिर, लार, बाल से डीएनए, और आप देखते होंगे जब रेप बलात्कार होते हैं तो शुक्राणु से भी डीएनए लिए जाते हैं। जो शुक्राणु, ठीक है ना, वहां से भी डीएनए लिए जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं और दोनों के न्यूक्लियोटाइड अणुओं के क्रम की समानता पर
उन दोनों व्यक्तियों की समानता देखते हैं। यानी कि पहले वाले व्यक्ति का डीएनए ले लेंगे, फिर दूसरे व्यक्ति का डीएनए ले लेंगे और मैच कराएंगे। मतलब बात समझिएगा, जब आप किसी को टच करते हैं तो आपका डीएनए उसके ऊपर जाके छप जाता है, और जब मान लीजिए उसकी आपने हत्या कर दी तो उसका जो डीएनए लेंगे, जो छपा रहेगा, उस डीएनए को उठाएंगे और आपके डीएनए को मैच करेंगे। अगर मैच कर गया तो आप हो गए अपराधी। यही है इसमें। दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के बीच तुलना करने हेतु डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग क्या क्या है? तो यह गैर कानूनी यौन संबंधों, हत्या व अन्य अपराधों जैसे रेप, बलात्कार के अपराधी के निर्धारण में सहायक है, और यह विलुप्तता की कगार पर खड़े जंतुओं के संरक्षण में भी सहायक है। अगला यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ पे? एसकेएम स्टडी क्लासेस, याद रखना एसकेएम स्टडी classes.com से। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाके आप या फिर गूगल पे डायरेक्ट सर्च कीजिए। क्लास 12 वाले मॉडल पेपर पे आप जाइएगा, क्लास 12 वाला मॉडल पेपर आप खोलेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है ना। चलिए, वैक्सीन क्या है? किन्हीं दो वैक्सीनों के नाम एवं उनसे होने वाले लाभ को बताइए। तो वैक्सीन मृत, निष्क्रिय, सूक्ष्म रोगाणुओं से बना वह पदार्थ है जिसे शरीर में प्रवेश कराने पर बिना रोग उत्पन्न किए प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न कराते हैं, वैक्सीन कहलाते हैं। याद रखना, वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन मृत, निष्क्रिय, सूक्ष्म रोगाणु से बना वह पदार्थ है। वैक्सीन किससे बनता है? मृत, मरे हुए, निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणुओं से बना हुआ पदार्थ है जिसे शरीर में प्रवेश कराने पर बिना रोग उत्पन्न किए, जब इसको शरीर में आपके प्रवेश कराया जाता है तो कोई भी बिना रोग उत्पन्न किए प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण को क्या करता है? प्रेरित करता है, और शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न कराते हैं, वैक्सीन कहलाते हैं। वैक्सीन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? संयुग्मी वैक्सीन। तो ये प्रोटीन तथा पॉलीसेकेराइड के संयोजन से तैयार किए जाते हैं, जो संयुग्मी वैक्सीन होते हैं। और जो दूसरा होता है, यह पुनर्योगज डीएनए होता है, यानी पुनर्योगज डीएनए वैक्सीन। इसमें प्रयुक्त प्रतिजन जैव प्रौद्योगिकी के सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जो पूर्णतः सुरक्षित है। कुछ पॉइंट में मैंने यहाँ पे चीज़ लिया है, मेंशन किया है, आप याद रखना। कहाँ से आप इसका पा सकते हैं पीडीएफ? www.skmstudyclasses.com। तुरंत सर्च कीजिए आप वेबसाइट पे। इतना तो आप लोग जरूर प्यारे बच्चों करेंगे, फ्री में सारा चीज़ एसकेएम स्टडी दे रहा है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में टीका को प्रवेश कराने की प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। मान लीजिए आपका 2 अंक में दे देगा कि टीकाकरण क्या होती है सर बताइए, तो आपको सीधा बता देना है कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में टीका को प्रवेश कराने की प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। रेबीज, टिटनेस में रोगी की जान बचाने हेतु प्रतिरक्षी के टीके दिए जाते हैं, याद रखना। तो आप सारी पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करेंगे? www.skmstudyclasses.com से, या फिर आप ज्वाइन कीजिए एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को, तुरंत ज्वाइन कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसका पीडीएफ आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।